Welcome to another video lecture on nanoscience. In this presentation, we will discuss the types of magnetic material. तो क्लास आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम या एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात मैग्नेटिक मोमेंट के हवाले से करते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा या इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होगी। ठीक है क्लास? अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट्स बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट जो है मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ रिलेट करते हैं। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ दीज मैग्नेटिक मोमेंट वी यूज क्वांटम मैकेनिक्स। और इन मैग्नेटिक मोमेंट्स को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। The magnetic moment present here is the collective moments for all atom in material। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जो कि रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। ये बेसिकली मटेरियल में जितने भी एटम्स हैं ना, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जब रैंडमली एक डायरेक्शन में अलाइन है, तो बेसिकली इस टाइम पे इस मटेरियल के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ज़ीरो। एच जो है वो हम इस लेक्चर में एच को जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है मैग्नेटाइजेशन का। तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन से क्या मुराद है कि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जिन मैग्नेटिक मोमेंट की हमने बात की है ना, अगर ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ना इस तरह से, तो हम कहेंगे कि मेरा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया है। और इन सारी मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जब हम कंसीडर करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो है मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है? अच्छा, इसके से बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेबिलिटी की। तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी से मुराद है कि एक मटेरियल है, आइदर इट इज़ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, लेकिन वो मटेरियल एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, यानी कि एटॉमिक लेवल पे उसके मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को किस तरह से अलाइन करते हैं या उसके मैग्नेटिक मोमेंट में किस तरह से चेंजेस आती हैं, इस बात को मैग्नेटिक ससेबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फील्ड अप्लाई की इस मटेरियल के ऊपर, पहले ये मैग्नेटिक मोमेंट आपस में रैंडमली ओरिएंटेड थे। अब ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। और जब ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया है ड्यू टू अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक विच इज़ द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्लास लेक्चर नंबर 6 में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो जो हमारा मटेरियल है ना बेसिकली, वो इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिवीजन या क्लासिफाई हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारे जो मटेरियल हैं वो क्लासिफाई हुए हैं इन टर्म ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड सम more magnetic materials. So let's start with the diamagnetic material. तो बेसिकली डायामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो इस तरह के मटेरियल्स हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंडर मैग्नेटाइज्ड हो सकें। मैग्नेटाइज्ड होने से क्या मुराद है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जितने भी
मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वो किसी भी खास डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद होते हैं। जैसे कि ये येलो कलर्स की लाइन आपको रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस टाइम पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है। ठीक है? अब अगर मैं अपनी डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ जो कि यहाँ पर रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट हुई हुई है, तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। और यही बात ऊपर वाले पॉइंट में बताई गई है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो हैं वो जो फील्ड है हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेंगे, आइदर इट इज़ वीकली रिपेल करेंगे। सारे के सारे जो मेरे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर जो हैं वो अलाइन हो गए हैं और ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करेंगे। अच्छा, वीकली रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुए ना, ये सिर्फ तब तक अलाइन रहेंगे जब इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती रहेगी। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ज़ीरो होगी ना, ये सारे के सारे अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे या रैंडम डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि diamagnetic material are magnetized in the direction opposite to applied magnetic field। ठीक है? अच्छा, इन सारे मटेरियल्स के लिए ना हम दो रिलेशंस को जो है वो कंसीडर करेंगे। पहला जो रिलेशन होगा वो होगा मैग्नेटाइजेशन का और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, और जो सेकंड रिलेशन होगा वो होगा सक्सेसिबिलिटी का और टेम्परेचर का। और इन सारे रिलेशंस को हम अपने ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा ग्राफ हमारी इन सारी डायग्राम को वेरीफाई भी करेगा। तो अब ग्राफ पे बात कर लेते हैं। तो ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बनाया है हमने। वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नेटाइजेशन रखी है जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखी है। आप देख रहे हैं एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, लेकिन इस ग्राफ की खास बात क्या है कि मैग्नेटाइजेशन की यानी कि वाई एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो जब पॉजिटिव होंगी तो मेरे एक्स एक्सिस वाली वैल्यू जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है वो नेगेटिव होंगी। यानी कि ये ग्राफ हमें ये बात बता रहा है कि मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है? और इस तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मेरे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अब अगर बात कर लें इस ग्राफ के स्लोप की, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें बताता है कि सस्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैसी होगी। तो स्लोप के लिए जो फार्मूला लिखते हैं हम वो लिखते हैं वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन मौजूद है जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने नेगेटिव का साइन भी बनाया है। तो बेसिकली नेगेटिव का साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है? यही बात इधर पॉइंट की फॉर्म में लिखी है। सो वी कंक्लूड दिस मटेरियल हैव अ स्मॉल नेगेटिव मैग्नेटिक ससेबिलिटी।
नेगेटिव का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैग्नेटाइज़ेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और स्मॉल मैग्नेटिक ससेबिलिटी से मुराद है कि मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो मैग्नेटाइज नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट दोबारा से रैंडम डायरेक्शंस में अपने आप को और ले जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो रिलेशन देखते हैं हम हर मैग्नेटिक मटेरियल का, वो देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की ससेबिलिटी का और टेम्परेचर का। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स मौजूद हैं, इनको जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसके बाद चलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह अप्लाइड मैग्नेटिक फ़ील्ड की वजह से मैग्नेटाइज़्ड हो सकते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट थे वो आपस में रैंडमली अलाइन थे। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा-सा फुली अलाइन नहीं है, लेकिन रैंडमली भी नहीं है। तो हम इस मटेरियल को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज़्ड है, क्योंकि सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी अगर डायरेक्शन देखी जाए तो वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद वीकली अट्रैक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह क्या है बेसिकली कि अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट्स भी अपने आप को जो है वो अलाइन कर रहे हैं। अब जब मैग्नेटिक मोमेंट और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये दोनों ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक मोमेंट्स की बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो सपोर्ट करेगी। और इसके साथ वीकली अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है, वो इसलिए होगा क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं, ये एक तो फुली अलाइन्ड मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है इसमें, और दूसरी जो वजह है कि ये जैसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो की जाएगी, मटेरियल्स अपनी मैग्नेटाइज़ेशन को खो देंगे, इनकी मैग्नेटाइज़ेशन दोबारा से ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइज़ेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटीरियल में हमने देख लिया कि मैग्नेटाइज़ेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बनेगा, और मैग्नेटाइज़ेशन की जब पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो मेरे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की भी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएँगी। ठीक है? So we conclude that these material have a small positive magnetic susceptibility. पॉजिटिव से की वजह क्या है कि मैग्नेटाइजेशन और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हमारी जो ससेबिलिटी है वो पॉजिटिव होगी। और अगर बात कर लें स्मॉल मैग्नेटिक ससेबिलिटी की, तो स्मॉल मैग्नेटिक ससेबिलिटी से मुराद है कि मैग्नेटिक ससेबिलिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। उस मैग्नीट्यूड के कम होने की वजह है कि ये फुली अलाइनमेंट जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की पॉसिबल नहीं हुई, बल्कि हल्के-हल्के से ये रैंडमली ओरिएंटेड अभी भी हैं। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन नहीं रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल आर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन की। तो मटेरियल जो है इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। और अगर हम लास्ट रिलेशन में बात करते हैं मैग्नेटिक ससेबिलिटी की विद टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर आएगा। तो with increase in the temperature, the magnetic susceptibility of the magnetic susceptibility of with increase in the temperature, the magnetic susceptibility of
दीज मटेरियल डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आना था, मैंने गलती से मैग्नेटाइजेशन लिख दिया था। अच्छा, इसके बाद अगर बात कर लें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बेसिकली डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं, और इन डोमेन की बाउंड्री को हम डोमेन वॉल भी कह सकते हैं। इनसाइड दीज डोमेन वॉल्स मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद हैं, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे पर मैग्नेटिक डोमेन, यानी कि एक मैग्नेटिक डोमेन में जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो ये वाला केस आप देख रहे हैं, इस टाइम पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं की गई। अब जिस टाइम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, तो ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ मैग्नेटिक डोमेन, यानी कि सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक डोमेन की अंदर ही अपने आप को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे विद इंक्रीज इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, जॉइंट मैग्नेटिक डोमेन्स फॉर्म्ड। अब ये वाली जो मैग्नेटिक डोमेन थी ना ये ख़त्म हो गई और एक सिंगल मैग्नेटिक डोमेन जो है वो बन गई है, और इन सिंगल मैग्नेटिक डोमेन के अंदर जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। ठीक है, अब इन केस अगर मैं बात कर लूँ इन दी एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब इस केस में हमने जो मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी उसको ज़ीरो कर दिया है, तब भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन किए हुए हैं। इसका मतलब है कि मटेरियल मैग्नेटाइज्ड रहेगा, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का केस पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक से मुख्तलिफ है, क्योंकि जब इन मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म भी कर दी गई तब भी ये सारे मटेरियल मैग्नेटाइज्ड ही रहे। इसके बाद अगर इसके एमएच यानी कि मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ के बारे में बात कर लें, तो हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप बनता है इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हिस्टैरिसीस लूप को हम पहले इस वाले ग्राफ से समझेंगे, फिर हम अपने मेन ग्राफ के ऊपर चलेंगे। तो क्या हुआ है, विद इंक्रीज इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये देखें जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है, लेकिन एक ख़ास वैल्यू आएगी जब मैग्नेटाइजेशन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये सैचुरेशन स्टेट है। ये वाला पॉइंट है केस नंबर 3 के मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है और मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड है। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस लूप में क्या होता है कि हम जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है मेरी उसको जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ से क्या मुराद है कि यहाँ तक पहुँच गए थे मैग्नेटाइजेशन और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ था उसमें। इसके बाद हमने जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, और इस पॉइंट पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ज़ीरो हो गई है और मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हुई। इसका मतलब है कि मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी अलाइन हैं। ठीक है, और इसके बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं हम डिक्रीज विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी, तो हम हिस्टैरिसीस लूप में करंट को, क्योंकि करंट
अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो अल्टरनेटिंग करंट को कंसीडर करते हैं। अब आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स मौजूद हैं। तो नेगेटिव साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है। अच्छा, हिस्टैरिसीस लूप की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल लैग बिहाइंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो है वो पीछे है विद द वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जौन सी वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पहले अप्रोच कर रही है मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन, वो वैल्यू बहुत बाद में जाके अप्रोच कर रही है। जैसे कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी वैल्यू 0 को पहले अप्रोच कर लिया है, और यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी नेगेटिव वैल्यू को पहले अप्रोच कर लिया है और मैग्नेटाइजेशन ने अपनी 0 वैल्यू को अचीव किया है। इसी तरह ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई वैल्यू मौजूद है और मैग्नेटाइजेशन की भी कोई वैल्यू मौजूद है। इसी तरह ये वाला पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन ने 0 वैल्यू को अचीव किया है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। और इस तरह फिर ये वाला पॉइंट बनता है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल वैल्यूज़ को बाद में अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल जो है वो उन वैल्यूज़ को बाद में अप्रोच कर रही है एज़ कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है क्लास। इसके बाद बात कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर की, क्योंकि हम हर जो मटेरियल है उसके मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर का रिलेशन भी देखते हैं। तो बेसिकली द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ये बात आप लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को थर्मल एनर्जी जो है वो सप्लाई की। तो विद इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर आया जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ने अपने जो अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट थे उनको खो दिया, यानी कि वो अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट दोबारा से रैंडमली ओरिएंटेड हो गए। तो इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, और इस टेम्परेचर से आगे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन आल्सो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So this was the case scenario for ferromagnetic material. Now we move to the next magnetic material which is anti-ferromagnetic material. तो basically anti-ferromagnetic material से क्या मुराद है कि अब इस मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट आपस में जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। जैसे कि ये देखें, एक अगर मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है तो दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है। एक अगर मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। और ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट का आपस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। ठीक है। अब in the absence of applied magnetic field, magnetic moment cancel out each other effect, so net magnetization will be zero. अब अगर ये वाला केस देखें हम, तो इस केस में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अब अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जितने भी ये मैग्नेटिक मोमेंट थे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे एक दूसरे की और इनके मैग्नीट्यूड सेम थे, इस वजह से जो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन थी, नेट मैग्नेटाइजेशन, वो उसको ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि इन दोनों सब ने इन सारों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं
in case of graph between magnetization and applied magnetic field. ठीक है, ग्राफ बिटवीन M एंड H। तो इस बात को पहले याद रखना है आपने इन वाली डायग्राम को, कि जैसे जैसे हम फील्ड अप्लाई करते हैं ना एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, तो उनमें से कुछ ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे जो अपने आप को अलाइन करेंगे विद विद इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, लेकिन कुछ ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे जो अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं हुआ, ये वाले मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं हुए विद इन ड्यू टू वीक फील्ड। लेकिन अगर इस फील्ड को मैं स्ट्रॉन्ग भी कर दूं ना, तब भी ये कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होंगे जो आप लाइन अलाइन नहीं होंगे इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगी, लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू तक होगी, एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तक होगी। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट आपस में अलाइन नहीं होंगे। जैसा कि हमारा ग्राफ हमें बता रहा है कि मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। अब एक ख़ास वैल्यू तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस वैल्यू के बाद यानी कि with strong where we have strong magnetic field, मैग्नेटाइजेशन बढ़ नहीं रही मटेरियल की। इस वजह से ये वाली लाइन हमने लिखी है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट लिमिटेड इंक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन, दे नेवर रीच सैचुरेशन स्टेट लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि मैक्सिमम स्पिन अलाइंड हो गए थे एट मैक्सिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैक्सिमम अलाइन नहीं होते, बल्कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होते हैं जो अभी भी रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लें एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर और सब्सिबिलिटी के रिलेशनशिप की, तो with increase in temperature antiferromagnetic material converts into paramagnetic material after reaching Neal's temperature। यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर है, एक सर्टेन टेम्परेचर है या एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो सारे मटेरियल कन्वर्ट हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, और इस पॉइंट पर जो सस्टेबिलिटी की वैल्यू है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो मैक्सिमम होगी। इस टेम्परेचर से आगे सस्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और मेरा जो मटेरियल है वो ट्रांजिशन कर लेगा फ्रॉम एंटी फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, और इस टेम्परेचर को हमने नाम दिया है नील्स टेम्परेचर एज शोन इन पॉइंट नंबर 4। With increase in temperature for anti-ferromagnetic material, the susceptibility at certain value of temperature known as Néel temperature have the maximum value. Further increase in susceptibility, further increase in temperature, susceptibility decreases and material is converted into paramagnetic material। तो ये बात होगी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। इसके बाद एक और मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी इन टर्म्स ऑफ नैनो मटेरियल, वो है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि इनके भी जो नेबरिंग स्पिन है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं, लेकिन इस मटेरियल की ख़ास बात क्या है कि इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है, उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते। अब मैग्नीट्यूड सेम ना होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करते और नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये वाली दो लाइनें पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद अगर ग्राफ बिटवीन
M and H की बात कर लें तो these material also follow hysteresis loop, मैग्नेटाइजेशन लैग बिहाइंड H। इसका मतलब है कि विद इंक्रीज इन magnetic field the magnetization reaches its maximum value, and with decrease in magnetic field the magnetization remain at its some value। यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो नहीं हुई, जबकि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी वो ज़ीरो हो गई है, जैसा कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में देखा था। The curve starts at high value of magnetization on y-axis at low temperature on x-axis. It then slopes downward rapidly as temperature approaches the Curie temperature and reaches zero magnetization at temperature above Curie temperature। जो ये वाला पॉइंट है ये बेसिकली मुझे रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि लो टेम्परेचर्स में जो है वो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एट क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी रीचेस टू ज़ीरो, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी वो ज़ीरो हो जाती हैं, और ये वाला ग्राफ इस बात को वेरीफाई भी कर रहा है। इसके बाद जो लास्ट टाइप है हमारी फॉर दी मैग्नेटिक मटेरियल्स वो है स्पिन ग्लास मैग्नेटिक मटेरियल, और उसको फिर हम बात करेंगे स्पिन ग्लास टेम्परेचर की भी। यहाँ पे मटेरियल आना था, इसको मैंने टेम्परेचर लिख दिया, सो सॉरी फॉर दैट क्लास। So basically, spin glass have a disordered magnetic orientation at atomic level due to material structure। अच्छा क्लास, इस मटेरियल का जो है ना वो हम एक ट्राइंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो कॉर्नर्स है ना इन पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मौजूद है। विद ड्यू टू इट्स मटेरियल स्ट्रक्चर, इट्स नेचुरल मटेरियल स्ट्रक्चर, इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ना वो जो है वो एक डिसऑर्डर या रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं ये एक अपवर्ड है, ये थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है, ये जो है वो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस वाली साइड पर है, ठीक है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी इस आपस में इंटरेक्ट करने से मुराद है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या थर्मल एनर्जी के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो ये आपस में ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें, जैसे कि ये वाली अलाइनमेंट है, इसको हम कहते हैं फेवरिंग अलाइनमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे मोमेंट आपस में जो है वो जो है वो रैंडमली और मज़ीद रैंडम जो है वो ओरिएंटेशन कर लें अपनी, जैसे कि ये वाली यहाँ पर ये दो आपस में सेम जो है वो डायरेक्शन में अलाइन है, लेकिन ये वाला डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन है, तो इस केस को हम कहेंगे एंटी फेवरिंग एंटी अलाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात कर लें इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो इंटरेक्शन से मुराद है कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस वाले मैग्नेटिक मूवमेंट को भी कोशिश करेगा कि ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को जो है वो अलाइन कर ले। इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि ये इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर ये दो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के पास फेवरिंग अलाइनमेंट बन जाएगी, और अगर ये सारे मैग्नेटिक मूवमेंट या इनमें से कोई एक भी मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो हमारे पास फेवरिंग एंटी अलाइनमेंट जो है वो बन जाएंगी। ये डिपेंड करते हैं इसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे। अच्छा, फिर लास्ट जो बात करते हैं वो करते हैं स्पिन ग्लास टेम्परेचर के हवाले से। तो बेसिकली स्पिन ग्लास टेम्परेचर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इट इज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर मटेरियल बिकम
स्लो एंड स्ट्रक्चर टू रीच ट्रू इक्विलिब्रियम। यानी कि ये देखें, अब इस मटेरियल का जो टेम्परेचर होगा ना, ये बिलो द स्पिन ग्लास टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो है ना, वो मटेरियल स्ट्रगल करेगा कि वो रीच कर ले किसी तरह ये ट्रू इक्विलिब्रियम वैल्यू को। और एट द मटेरियल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम विस्कस लिक्विड state to breakable solid state such as that its viscosity increases। इसका मतलब है कि अगर इस डिसऑर्डर स्टेट को हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें तो एक ख़ास टेम्परेचर आएगा जिस पे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो हैं वो आपस में पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इस अलाइनमेंट के बाद जो ये वाला जो मटेरियल था वो विस्कस लिक्विड स्टेट के ऊपर जो था वो मौजूद था। लेकिन ये जब ये सारे एक ख़ास पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो ये मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकेबल सॉलिड स्टेट में, और इस मटेरियल की जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये जो मटेरियल है वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा। So this is was about the spin glass temperature, and this is how we classify the materials into its magnetic properties. So the lectures end here. If you have any question, you can ask. See you in the next video lecture.